तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और बर्निंग टॉपिक पर। हम समझेंगे कि कैसे इंटरनेट का महज एक वायरल मीम आज की हमारी पारंपरिक राजनीति के एक बहुत बड़े ढांचागत संकट को उजागर कर रहा है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी को राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अपमानित महसूस होता है। जब इंटरनेट का एक छोटा सा व्यंग्यात्मक मजाक एक विशाल जन आंदोलन में बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड की नहीं है, बल्कि युवाओं के गुस्से और उनकी नई आवाज की कहानी है, जिसे इग्नोर करना अब बिल्कुल नामुमकिन है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द कॉकरोच जनता पार्टी। अब सवाल ये है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा फर्जी डिग्री वाले लोगों के संदर्भ में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये टिप्पणी एक बहुत ही अलग संदर्भ में थी, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में इसने एक तरह से धमाका ही कर दिया। क्यों? क्योंकि इस एक कीड़े के रूपक ने लाखों बेरोजगार युवाओं के अपमान और उनकी हताशा को एक ही शब्द में समेट कर रख दिया। युवाओं ने इसे सीधे तौर पर खुद पर एक प्रहार के रूप में लिया। लेकिन यहाँ जो सबसे कमाल की बात हुई ना, वो ये है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने इस अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने कॉकरोच को अपने सिंबल के तौर पर अपना लिया। मतलब जो शब्द एक तरह से नफरत का प्रतीक था, उसे उन्होंने अपने सर्वाइवल, अपने संघर्ष और एक हाइपर एक्टिव ऑनलाइन संगठन की पहचान बना दिया। उन्होंने बेरोजगारों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए एक नया डिजिटल समुदाय ही खड़ा कर दिया। और इस मूवमेंट का स्केल कितना बड़ा है, ये आप सीजेपी के इस ऑफिशियल स्लोगन से ही समझ सकते हैं। उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, लेकिन हम वापस आ गए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक हुंकार है। लिटरली रातों रात इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स का आंकड़ा पार हो गया। एक पॉइंट पर तो इन्होंने सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल पेजों को भी पीछे छोड़ दिया था। ये युवाओं के एकजुट होने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, विपक्ष के लिए एक आईना। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है बताएं? अक्सर ये मान लिया जाता है कि युवाओं का ये गुस्सा सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है, लेकिन एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। असलियत तो यह है कि जेन जी को लगता है कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। उनका ये गुस्सा किसी एक के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था और उसके रवैये के खिलाफ है। और इसी बात को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पॉइंट आउट किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बदलाव की आवाज बनने के लिए इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। देखिए, ये सच है कि कुछ राजनेता इस युवा ऊर्जा को पहचान रहे हैं, लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो पारंपरिक विपक्षी दलों के भीतर की जो पुरानी कमियां और ढांचागत फेलियर्स हैं, वो आज भी साफ नजर आते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वंशवाद पर प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी ओवर डायनास्टिक पॉलिटिक्स। अगर हम सिस्टम के फेलियर्स की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। पश्चिम बंगाल का टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम ले लीजिए, जहां अदालत के आदेश पर 25,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। या फिर तमिलनाडु में कैश फॉर जॉब्स का मामला देख लीजिए। इसके अलावा 2024 के चुनावों का डेटा साफ दिखाता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का सक्सेस रेट कितना ज्यादा रहा है। ये सारी चीजें युवाओं का व्यवस्था से, नौकरियों से और बुनियादी निष्पक्षता से भरोसा पूरी तरह तोड़ रही हैं। तो आखिर युवा चाहते क्या हैं? उनकी डिमांड एकदम क्लियर है, क्लीन इंस्टीट्यूशंस और परिवार के पासवर्ड के बिना राजनीति में एंट्री। आज के जेनजी वोटर्स के लिए, जो इंटरनेट और एल्गोरिदम के इस बेबाक दौर में पले बड़े हैं, सिर्फ एक बड़ा पारिवारिक नाम या सरनेम होने का मतलब ये नहीं है कि आप में काबिलियत भी है। उन्हें प्रामाणिक और सच्चे नेताओं की तलाश है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, द तमिलनाडु शिफ्ट। और ये बदलाव असल में कैसा दिखता है, ये इन नंबर्स से बिल्कुल साफ हो जाता है। 234 में से 108 सीटें। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी की ये भारी जीत दिखाती है कि युवाओं का ये गुस्सा सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये असल वोटों में भी तब्दील हो रहा है। ये कोई आम जीत नहीं थी, ये दशकों पुरानी डीएमके और एआईडीएमके के बाइनरी सिस्टम से जनता की थकान का सीधा नतीजा था। टीवीके की इस लहर ने नए चेहरों और डिजिटल मोबिलाइजेशन के दम पर पुरानी और जानी पहचानी राजनीति को एक तरह से सजा दी है। लोग एक स्थापित राजनीतिक ढांचे को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, राजनीतिक भरोसा कहाँ जा रहा है। भरोसे के इस सफर को मैप करना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे चीजें बदली हैं। पहले सारा पॉलिटिकल ट्रस्ट ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होता था, फिर वो जगह न्यूज स्टूडियो की सख्त डिबेट्स ने ले ली, और आज वो भरोसा पूरी तरह से अनौपचारिक और बेबाक इंटरव्यूज, इंस्टाग्राम रील्स और रोस्ट वीडियो की तरफ शिफ्ट हो गया है। जी हाँ,
आज के टाइम में पॉलिटिकल ट्रस्ट के नए हब बन गए हैं क्रिएटर्स और कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस, समधीश भाटिया जैसे बेबाक इंटरव्यूअर्स और व्यंग्यात्मक मीम्स। जब गंभीर राजनीति अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है तो ये क्रिएटर्स युवाओं के लिए संवाद का सबसे प्रामाणिक जरिया बन जाते हैं। अब युवा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार नहीं करते, वो रील्स देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असली सच वहीं बोला जा रहा है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमें डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के इस बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि सहकर्मियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का दृष्टिकोण है। ये कॉकरोच पार्टी का वायरल होना हमें चेतावनी देता है कि जब युवाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच वो बुनियादी सम्मान खत्म हो जाता है तो क्या होता है। और इसीलिए अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब संस्थाओं के प्रति सम्मान ही ढह जाएगा तो जेन ज़ी अगली बार किसे चुनेगी? डिजिटल राजनीति और मीम्स के इस नए दौर में हमारी पारंपरिक पार्टियों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो,